गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब अपन पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम की उस टॉपिक पे जहाँ पे अपने को देखना है कि किसी रिएक्शन का रेट कैसे लिखते हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कैसे लिखते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट कैसे लिखते हैं और इक्विलिब्रियम का जो रेट है वो कैसे लिखते हैं। तो पहले इस नियम को बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। मतलब किसी एक लॉ है जिसमें अपने को देखना है कि किस प्रकार से कोई रिएक्शन दी गई है, उसका रेट स्टेप लिखना है या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान कैसे लिखना है वो है। अपन एक होमोजेनियस गैसेस रिएक्शन की बात करते हैं। होमोजेनियस गैसेस का मतलब सभी के सभी गैसेस फॉर्म में है। यहाँ पे मैंने जी नहीं लगाया, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एक रिएक्शन है जो कि होमोजेनियस है। होमोजेनियस का मतलब सभी के सभी सेम फेज में है, सभी के सभी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट सेम फेज के अंदर है। और वो फेज कौन सी है? गैसियस फेज। ए की भी फेज गैसियस है, बी की भी गैसियस है और सी और डी चारों की फेसिस गैसियस फेज है। ठीक है। अगर इस रिएक्शन के लिए अपन बात करें तो ए प्लस बी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, इससे बन रहा है सी प्लस डी, प्रोडक्ट बन रहा है। इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन का रिएक्टेंट बोलेंगे, सी और डी को फॉरवर्ड डायरेक्शन का प्रोडक्ट बोलेंगे। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि जैसे जैसे ए और बी, सी और डी टूटना स्टार्ट होगा, वैसे वैसे सी और डी धीरे धीरे ए और बी में वापस बनना स्टार्ट हो जाएगा और इक्विलिब्रियम के ऊपर दोनों की जो रेट है वो इक्वल हो जाएगी। ठीक है। तो अगर अपन फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करें तो क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन की जो रेट होती है वो प्रोडक्ट होता है किसका? जहाँ पे यहाँ पे जो रिएक्टेंट है फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, ये रिएक्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन के स्टोइकियोमेट्रिक पावर है उसकी पावर के बराबर। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, n1 n2 जो भी होगा। यहाँ पे 1 1 है तो इसकी पावर 1 1 आई है। और ए और बी की कंसंट्रेशन को लिखते हैं बड़े ब्रैकेट में ए और बी। यहाँ पे अपने को कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ दी गई होगी मोल पर लीटर में, या अगर गैस है तो इसको प्रेशर के रूप में दी गई होगी। ठीक है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट क्या होती है? कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, राइज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे 1 1 है, मोल 1 1 है, यहाँ पे 1 1 लगाया है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाया तो यहाँ पे कोई एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आया। प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है वो है के एफ। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन का जो वेलोसिटी या रेट कांस्टेंट है वो है के एफ। उसी प्रकार अगर बैकवर्ड डायरेक्शन की बात करें तो बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या होगा, सी प्लस डी टूट के ए प्लस बी बना रहा है, सी प्लस डी टूट के ए प्लस बी बना रहा है, तो इस बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए सी और डी रिएक्टेंट होगा, ए और बी प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ अपने क्या लिखते हैं कि रेट स्टेप में उसमें रिएक्टेंट लिखते हैं। तो बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए रिएक्टेंट है सी और डी। तो आर बी इज इक्वल टू अपने प्रोपोर्शनली जो कॉन्स्टेंट है वो सीधा सीधा लगा दिया, प्रोपोर्शनली का साइन है वो उठा के इक्वल का साइन बना दिया। के बी बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है उसको अपने के बी माना, फॉरवर्ड के लिए के एफ माना था, जिसका मान होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर फिक्स मान होता है। जैसे टेम्परेचर चेंज करेंगे उसका मान भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो आर बी इज इक्वल टू के बी, कंसंट्रेशन ऑफ ए राइज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यहाँ पे 1 1 है, इनटू सेकंड प्रोडक्ट। ठीक है, सेकंड रिएक्टेंट। इस रिएक्शन के लिए, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट है तो यहाँ पे अपने रिएक्टेंट लिखते हैं, प्रोडक्ट नहीं लिखते। ठीक है। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम के ऊपर। इक्विलिब्रियम के ऊपर अपन जानते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन का जो रेट है वो इक्वल हो जाता है बैकवर्ड डायरेक्शन के रेट के इक्वल, इसी को अपन इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो आर एफ इज इक्वल टू आर बी। ठीक है, रेट इक्वल हो गए। अब आर एफ की वैल्यू रखी थी आपने के एफ, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू आर बी। आर बी की जगह ये रहा के बी, कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो होता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, रेशियो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, इन दोनों का रेशियो होता है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए अपन क्या करते हैं, के एफ अपॉन के बी होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो के एफ अपॉन के बी एक साइड में रख देते हैं, बाकी कंसंट्रेशन टर्म है वो एक साइड में। तो के एफ अपॉन के बी, ये के बी इस साइड में आएगा तो इस साइड में क्या बन जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। ठीक है। यहाँ पे देखें सी और डी क्या है, सी और डी क्या है, प्रोडक्ट। फॉरवर्ड इस रिएक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन है उसके लिए अपन मानते हैं ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट, और ए और बी है रिएक्टेंट। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है। तो अब बात करें, अगर इक्विलिब्रियम का मान यहाँ पे प्रोडक्ट और यहाँ पे अगर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के इक्वल है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान क्या आएगा, 1 आएगा। अगर 1 से ज़्यादा है तो सीधी सी बात है, प्रोडक्ट ज़्यादा है तभी ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा होगी, तभी
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान ज़्यादा है तो मतलब प्रोडक्ट क्या है, ज़्यादा होगा। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मान 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं अपन कि यहाँ पे अपन कंसंट्रेशन लिखते हैं इक्विलिब्रियम के ऊपर। इक्विलिब्रियम के ऊपर अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है मतलब रिएक्शन है वो 50% से आगे निकल चुकी है, ठीक है। और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान 1 से कम आए, 1 से कम आए मतलब यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट ज़्यादा है, मतलब इक्विलिब्रियम तब आ गया जब रिएक्टेंट से थोड़ी बहुत ही प्रोडक्ट बने, ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मान ये मान लो 10⁻³ आ जाता है, मतलब 1000 के आसपास आ जाता है। 1000 के आसपास आना मतलब प्रोडक्ट का मान बहुत ज़्यादा होना, प्रोडक्ट का मान बहुत ज़्यादा होना तो रिएक्शन पूरी लगभग कंप्लीट हो जाना, ठीक है। 95-99% के आसपास जाने के बाद में इक्विलिब्रियम आया, उस इक्विलिब्रियम के ऊपर कंसंट्रेशन लिखते हैं। तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान 10⁻³ के आसपास है तो ये बोलते हैं कि रिएक्शन में प्रोडक्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान 10⁻³ है, 10⁻³ कब आ सकता है, जब रिएक्टेंट है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट थोड़ा बहुत इतना, मतलब 2 या 5% रिएक्टेंट टूटा, मतलब 95% के आसपास अपने पास रिएक्टेंट बचा हुआ है, ठीक है। तब इक्विलिब्रियम आ गया तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू बहुत कम होगी। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान 1 से बड़ा है तो मतलब उसमें प्रोडक्ट ज़्यादा है। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान 1 से कम है तो मतलब उसमें रिएक्टेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज़्यादा है मीन्स प्रोडक्ट की मात्रा ज़्यादा होगी। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान कम है तो मतलब रिएक्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी या प्रोडक्ट की वैल्यू कम होगी, ठीक है। अब यहाँ पे किस किस का एक्टिव मास लिखते हैं अपन, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है या एक्टिव मास है वो किन किन का लिखते हैं, सभी का लिखते हैं या कुछ स्पीसीज होती है उनका उनका लिखते हैं। तो अपन यहाँ पे लिखते हैं एक तो एक्वस स्पीसीज, मतलब जिसके ब्रैकेट में जिसकी फेज होगी एक्वस, उसका यहाँ पे कंसंट्रेशन या एक लिखते हैं, या जो गैसेस फॉर्म में होगा मतलब यहाँ पे जी लिखा हुआ होगा, तो यहाँ पे जी लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अपन यहाँ पे लिख दिया होमोजेनियस गैसेस, मतलब सभी की सभी गैस है इसलिए इसको होमोजेनियस बोला है, ठीक है। उसी के लिए लिखते हैं अपन, अगर एक्वस फॉर्म है तो उसके लिए अपने को कंसंट्रेशन मिलेगी, कंसंट्रेशन के लिए अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बोलते हैं Kc। अगर अपने पास गैसीय स्पीसीज है तो उसके लिए अपन कंसंट्रेशन दी गई है तो कैसे निकालेंगे, अगर उसका प्रेशर दिया गया है तो Kp निकालेंगे, ठीक है। सी का मतलब कंसंट्रेशन, पी का मतलब प्रेशर, ठीक है। अब बचे क्या गए, सॉलिड बच गया और लिक्विड बच गया, उसका अपन एक्टिव मास है वो 1 क्यों लिखते हैं या इसका या इसको लिखते क्यों नहीं है, तो उसका रीजन क्या है कि अपन एक्टिव मास का मतलब होता है वहां पे उसकी कंसंट्रेशन लिखते हैं, कंसंट्रेशन किसके ऊपर, इक्विलिब्रियम के ऊपर, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लिख रहे हैं यहाँ पे अपन, ठीक है। तो कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल बाय वॉल्यूम, ठीक है। एक वॉल्यूम के अंदर कितने मोल्स हैं वही उसकी कंसंट्रेशन होगी। मोल होता है मास अपॉन मोलिकुलर वेट और वॉल्यूम अपना फिक्स है। अगर अपन बात करें सॉलिड की तो सॉलिड की क्या होता है कि जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। अगर अपने पास मान लो सॉलिड है 5 ग्राम है, वो 5 सेंटीमीटर क्यूब जगह घेर रहा है, सीधी सी बात है अगर उसको दोगुना करेंगे मतलब अगर 10 ग्राम करेंगे तो उसका जो एरिया है या जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाएगा सेम सेम प्रोपोर्शन से। अगर ये 10 हुआ है तो ये भी 10 ही होगा, मतलब अगर ये 5 था और ये 10 जगह घेर रहा है, 10 सेंटीमीटर क्यूब जगह घेर रहा है, तो अगर इसको 5 ग्राम से 10 ग्राम करेंगे तो ये भी दोगुना हो जाएगा, 10 से 20 गुना हो जाएगा, मतलब जिस प्रोपोर्शन में अपन वॉल्यूम जो मास बढ़ा रहे हैं उसी प्रोपोर्शन में उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो। या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि मास और वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम होता है डेंसिटी, मतलब सॉलिड और लिक्विड की जो डेंसिटी है वो कॉन्स्टेंट होती है, ठीक है। जैसे लिक्विड है उसकी शेप अलग अलग हो सकती है, लेकिन अगर अपने पास 5 लीटर पानी है उसको कौन से बर्तन में रख दो वो 5 लीटर जगह ही घेरेगा, ठीक है। गैस है अगर उसको मान लो अपन 2 लीटर के 1 लीटर 2 लीटर के बर्तन में रखते हैं तब तो वो पूरा का पूरा 2 लीटर का जगह घेरेगी। अगर उसको 5 लीटर में रखते हैं तो 5 लीटर जगह घेरेगी, मतलब उसका जो डेंसिटी या वॉल्यूम वो फिक्स नहीं है। सॉलिड और लिक्विड का जो डेंसिटी है वो फिक्स होती है, तो इसके लिए फिक्स होती है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, चेंज नहीं होता तो इसके लिए अपन इसको 1 मानते हैं या कंसंट्रेशन टर्म में लिखते नहीं है। रेट का जो टर्म है उसमें प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को नहीं लिखते, उसमें केवल और केवल एक्वस और गैसियस दो ही स्पीसीज को लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं डेंसिटी होती है वो इक्वल हो जाती है। दूसरा मॉलिक्यूलर वेट, जैसे मान लो अपने अपने पास CaCO3 है, सॉलिड है, उसका मॉलिक्यूलर वेट हमेशा 100 होगा, ठीक है। किसी चीज़ का मॉलिक्यूलर वेट होता है वो हमेशा फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे HCl है उसका 36.5 होगा हमेशा, अगर Cl2 है उसका 71 होगा,
चाहे वो सॉलिड फेज में हो, चाहे लिक्विड में हो, चाहे गैसियस फेज में, मोलिकुलर वेट उसका कांस्टेंट होता है। तो ये भी कांस्टेंट, डेंसिटी भी कांस्टेंट, किसके लिए? सॉलिड और लिक्विड के लिए। तो यहाँ पे अपनी कंसंट्रेशन की टर्म है वो वहाँ पे नहीं लिखते हैं, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? एज मास एड या रिमूव। अगर किसी चीज़ का जैसे सॉलिड या लिक्विड है उसको मास ऐड करते हैं तो उसका वॉल्यूम है वो सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेगा, अगर रिमूव करते हैं तो सेम प्रोपोर्शन में उसका वॉल्यूम कम होगा। एज मास एड एंड रिमूव द वॉल्यूम ऑफ प्योर सॉलिड एंड लिक्विड विल बी चेंज इन सेम प्रोपोर्शन। दोगुना बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी दोगुना हो जाएगा, अगर आधा करेंगे मास तो वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा, ठीक है। इन थर्मो अगर अपन इसकी बात करें इसके डायमेंशन की, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं, मास मास एक्शन कंसंट्रेशन है, यहाँ पे अपन जो लिख रहे हैं एक्टिव मास। एक्टिव मास की जो यूनिट होती है वो डायमेंशन लेस होती है, ठीक है। कहाँ पे? थर्मो में और आयनिक इक्विलिब्रियम में। लेकिन अपन केमिकल इक्विलिब्रियम में इसको मोलरिटी के पदों में लिखते हैं। अगर अपने को कंसंट्रेशन दी गई है तो मोलरिटी के रूप में, अगर अपने को गैस का प्रेशर दिया गया है तो उसको पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में लिखते हैं, डायमेंशन में लिखते हैं। अगर थर्मो में और आयनिक इक्विलिब्रियम में इसको अपन डायमेंशनलेस क्वांटिटी मानते हैं, ठीक है। ये था अपना लॉ ऑफ मास एक्शन, किसी रिएक्शन के रेट को बताने के लिए, ठीक है। कैसे अपन किसी रिएक्शन का रेट लिखते हैं और किन किन का लिखते हैं, किन किन का लिखते हैं? गैसियस का और एक्वस का, ठीक है। जैसे अपन यहाँ पे कुछ रिएक्शन लिखते हैं, जैसे H2 ये गैसियस फॉर्म में है, प्लस I2 ये भी गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। क्या बना रहा है? HI 2HI। यहाँ पे जो अपने को रिएक्शन लिखनी है वो बैलेंस होनी चाहिए, बैलेंस इक्वेशन होनी चाहिए, मतलब जहाँ पे इतने H2 यहाँ पे है, हाइड्रोजन उतने के उतने इस साइड में होने चाहिए। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी 2 होने चाहिए, यहाँ पे आयोडीन 2 है तो यहाँ पे भी 2 होने चाहिए। बिना बैलेंस इक्वेशन के अपन रेट का जो रेट कॉन्स्टेंट है या इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है उसको नहीं लिखते, लिख सकते हो या लिखते हैं तो वो गलत होता है, बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। अब इसका अगर अपने को प्रेशर दिया गया है तो केपी निकालेंगे, अगर अपने को कंसंट्रेशन दी गई है तो उसका कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अपने को दिया हुआ कि H2 की कंसंट्रेशन ये है, I2 की कंसंट्रेशन ये है, कंसंट्रेशन है तो Kc निकालना है, Kp नहीं निकालना। अगर प्रेशर है तो उसका Kp निकालना है, Kc नहीं निकालना। तो मान लो अपन को दी गई है उसकी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन दी गई है तो उसके लिए निकालेंगे अपन Kc। Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट राइज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो प्रोडक्ट है अपने पास HI ऐसे लिखना है, उसकी कंसंट्रेशन दी गई होगी, और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे जो 2 लिखा है वो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, वो लगाना है इसकी पावर में, अपॉन रिएक्टेंट H2, इसके आगे एक है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसका एक है तो इसकी पावर 1 लगाऊं या मैं लगाऊं, एक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये है H2 प्लस H2 डॉट I2, यहाँ पे प्लस नहीं लगाना, यहाँ पे क्रॉस लगाना है, मल्टीप्लाई लगाना है, ठीक है। तो इस रिएक्शन के लिए जो अपने पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका मान ये होगा। दूसरा, अगर अपने को प्रेशर दिया गया हो इसी रिएक्शन के लिए तो केपी कैसे लिखते हैं? इस प्रकार से, ठीक है। प्रेशर ऑफ HI, ठीक है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का पावर में, अपॉन प्रेशर ऑफ H2, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, 1 के लिए कोई जरूरत नहीं है I2, ठीक है। ये है अपना इस रिएक्शन का रेट लो, किस प्रकार से लिखते हैं। अब अपन जानते हैं कि किसी आइडियल रिएक्शन के लिए कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है आइडियल गैस के लिए, तो P इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी, P इज इक्वल टू सी आर टी। सी क्या है यहाँ पे? कंसंट्रेशन। अगर यहाँ पे अपने को कंसंट्रेशन के टर्म में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? के पी इज इक्वल टू पी एच आई, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ एच आई, ठीक है, ये इसकी स्क्वायर और आर टी की स्क्वायर, आर टी की होल स्क्वायर, मतलब पी की जगह अपने को क्या लिखना है? सी आर टी लिखना है। तो सी को अपने कॉमन ले लिया, आर टी बाहर निकाल लिया, आर टी की स्क्वायर होगी, अपॉन पी की जगह सी ऑफ एच टू डॉट सी ऑफ आई टू। यहाँ पे आर टी की पावर 1 थी, यहाँ पे भी आर टी की पावर 1 थी, तो आर टी की पावर 2, यहाँ से अपन आर टी को काट सकते हैं। तो के पी इज इक्वल टू आएगा के पी कंसंट्रेशन ऑफ एच आई की होल स्क्वायर
कंसंट्रेशन ऑफ H2 डॉट कंसंट्रेशन ऑफ I2। ठीक है, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे कंसंट्रेशन को इस प्रकार से लिखा है, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तो Kp इज इक्वल टू Kc। Kp इज इक्वल टू Kc हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर जितने मोल यहाँ पे हैं गैस इस फॉर्म के, उतने के उतने मोल गैस इस फॉर्म के यहाँ पे हैं, तब क्या होगा कि Kp और Kc इक्वल होगा। अगर यहाँ पे मोल ज़्यादा है तो Kp का जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी Kc से। ठीक है, और अगर इधर मोल ज़्यादा है, इधर मोल ज़्यादा है, तो Kp की वैल्यू कम होगी Kc से। ठीक है, मान लो अगर n की वैल्यू, डेल n की वैल्यू मतलब इस साइड मोल और इस साइड मोल का डिफरेंस, ये माइनस ये। ठीक है, अगर जीरो है, या देखो यहाँ पे दो मोल है, यहाँ पे भी दो मोल है, 1+1, तो इसके लिए क्या होता है Kp इज इक्वल टू Kc। ठीक है, अगर डेल n की वैल्यू जीरो से बड़ी होती, जीरो से बड़ी होने का मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं मोल, तो प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा होंगे, प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा होंगे तो डेल n पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट ऊपर है, ऊपर है तो आर टी की पावर बड़ी होगी, आर टी की पावर कितनी बड़ी होगी वो अपन देखते हैं, Kp बड़ा होगा Kc से। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई में आर टी का मल्टीप्लाई होता, आर टी का मल्टीप्लाई होता, तो सीधी सी बात है Kp की वैल्यू है वो बड़ी होती। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं, डेल n छोटा है, छोटा होने का मतलब डेल एन की वैल्यू माइनस में है, माइनस की वैल्यू है, ये माइनस ये करेंगे, माइनस की वैल्यू कब आएगी जब रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा होंगे, रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा होंगे तब क्या होगा, नीचे वाले में आर टी आएगा, आर टी नीचे आएगा, तो सीधी सी बात है Kp की वैल्यू कम होगी, यहाँ पे Kc की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, ये लिखना होता है अपने को Kp और Kc में। ठीक है, रेट के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन। दूसरा अपने पास एक एग्जाम्पल और की बात करते हैं अपन, माना अपने पास एक दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें कुछ गैसेस फॉर्म में है और कुछ सॉलिड फॉर्म में है। देखो CaCO3 ये सॉलिड फॉर्म में है, ये इक्विलिब्रियम में है किसके साथ में, CaO ये सॉलिड है प्लस CO2 के साथ में। ठीक है, तो अपन क्या पढ़ते थे, इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम के ऊपर जो कंटेनर लिया है वो क्लोज होना चाहिए। क्लोज क्यों? अगर यहाँ से यहाँ पे अपने पास CaCO3 है, सॉलिड फॉर्म में पेंदे में है, क्या बना इक्विलिब्रियम, CaO सॉलिड फॉर्म में है, पेंदे में है, CO2 ये गैसियस फॉर्म में है। अगर कंटेनर ओपन होगा तो CO2 बाहर निकल जाएगी, CO2 बाहर निकल जाएगी, तो इन दोनों से मिला के वापिस CaCO3 नहीं बनेगा, CaCO3 नहीं बनेगा तो इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। तो इसके लिए अपन क्लोज कंटेनर लेते हैं इक्विलिब्रियम के लिए। अब देखो, अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है, तो अगर मान लो यहाँ पे अपने को कंसंट्रेशन दी गई है, तो कंसंट्रेशन Kc इज इक्वल टू, पूरा का पूरा नहीं लिखना, केवल उन्हीं का लिखना है जो गैसियस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में केवल ये है, तो Kc कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इसकी पावर स्टोइकी 1 है, स्टोइकियोमेट्रिक 1 है, 1 है तो पावर 1, यहाँ पे सॉलिड फोर्स वाले नहीं लिखने। ठीक है, दूसरे अपने पास मान लो एक एग्जांपल और है, एस्टर है CH3O C2H5 प्लस ये है मान लो गैसियस फॉर्म में H2O, ये है लिक्विड फॉर्म में। इक्विलिब्रियम है किसके साथ में, एसिड प्लस एल्कोहल। ठीक है, मान लो ये है गैसियस फॉर्म में और ये भी गैसियस फॉर्म में है, तो इसके लिए अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लगाते हैं वो देखो। मानो ये सभी एक्वस फॉर्म में है, ये भी एक्वस है और ये भी एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, तो ये भी एक्वस है। ठीक है, तो इसके लिए क्या लगाते हैं, एक्वस मीडियम के लिए अपन केवल और केवल Kc ही निकाल सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल और केवल Kc ही होगा। Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट वो जिनका फेज क्या है, या तो एक्वस फेज है या गैसियस फेज है, उनका नहीं लिखना, जिनका लिक्विड फेज में है या सॉलिड फेज में है, तो H2O का अपने को नहीं लिखना। ठीक है, लिखना किस किस का है, पहले लिखना है प्रोडक्ट का जो एक्वस या गैसियस फेज में है, तो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एट इक्विलिब्रियम, इसका मतलब होता है एसिड की जो कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम के ऊपर, इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं देखनी अपने को, इनटू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल राइज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो इसके लिए यहाँ पे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अपॉन केवल उन्हीं का लिखना है रिएक्टेंट का जो या तो एक्वस फॉर्म में है या गैसियस फॉर्म में है, इसका नहीं लिखना, नहीं लिखना तो केवल एस्टर का। ठीक है, ये होगा इसका इक्विलिब्रियम
कांस्टेंट। ठीक है, ये था अपना लॉ ऑफ मास एक्शन। इस रिएक्शन को लिखने का तरीका क्या होता है, किन किन को रिएक्शन टर्म के अंदर या रेट टर्म के अंदर लिखते हैं।